Good morning, students. We are doing chapter 3 of history of class 8, ruling the countryside. In previous video, we have learned about the systems which were implemented by the British people for the agricultural production in India. And now in this video, we will read about the crops which were exported to Europe. Especially we will read about the indigo crop. Exports to Europe: jute from Bengal, tea from Assam, sugar cane from UP, cotton from Gujarat, rice from Madras, and wheat from Punjab. These were major crops which were exported to Britain. तो ब्रिटिश रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड यूज़ फॉर द क्रॉप्स के जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, उसको फसलों के लिए यूज़ करना चाहिए, तो इससे कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा. अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स: ओपियम एंड इंडिगो. ओपियम जो थी मतलब अफीम, और इंडिगो ब्लू डाई, नील. ये दो मेन क्रॉप्स थी जो अंग्रेज जो थे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए यूरोप को एक्सपोर्ट करना चाहते थे. इंडिगो कल्टीवेशन. तो ये जो आप दो प्रिंट्स देख रहे हैं, कलमकारी प्रिंट एंड द मॉरिस कॉटन प्रिंट, इनमें भी इंडिगो डाई जो थी वो यूज़ होती थी. तो जो इंडिगो की डाई थी वो इंडिया में भी और यूरोप में भी जो वीवर्स थे, कपड़ा बुनने वाले थे, वो कपड़े को ब्राइटनेस देने के लिए इस डाई का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उस समय सिंथेटिक डाइज नहीं थी. डिमांड फॉर इंडिगो. जो इंडिगो की डिमांड थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कारण यूरोप में वो बहुत बढ़ गई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी इंग्लैंड में और बहुत सारे कॉटन टेक्सटाइल लगे थे, और उसमें डाई करने के लिए कपड़ों को ब्लू कलर जो होता था डाई के रूप में इंडिगो का इस्तेमाल किया जाता था. तो इंडिगो एक ऐसी क्रॉप है जो कि ट्रॉपिक्स में उगाई जाती है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. तो इंडिया क्योंकि ट्रॉपिक्स में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से निकलती है, तो जहाँ पे ये फसल काफ़ी अच्छी हो जाती थी, और इट प्रोड्यूस्ड रिच ब्लू कलर यूज्ड एज डाई. तो इसका कलर बहुत अच्छा होता था और डाई के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था. Indigo, more in demand by cloth manufacturers, gave more brightness to fabric. Price of important very high. तो क्योंकि रिच कलर ब्लू कलर प्रोड्यूस करता था ये इंडिगो, और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, और किसी भी कंट्री को इसको इंपोर्ट करने के लिए भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज़ जो होती है व्यापार के ऊपर वो भी काफ़ी लगाई जाती थी. एंड सारे यूरोप में इसकी डिमांड थी, तो इसलिए इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी. सब्स्टिट्यूट फॉर इंडिगो. सब्स्टिट्यूट का मतलब कि इसकी जगह ले कुछ ऐसी एक चीज़ जो कि इंडिगो की जगह ले. तो दैट वाज वुड, अ प्लांट दैट ग्रू इन द टेम्परेट जोन. तो ये टेम्परेट जोन में ज़्यादा होता था. टेम्परेट जोन मतलब वो एरिया जो ट्रॉपिक्स के और आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया होता है. तो ये वुड यूरोप में काफ़ी मात्रा में मिलता था, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये होता था, बट दिस वाज नॉट लाइक द इंडिगो. तो वुड प्रोड्यूसर्स जो थे वो उन्होंने यूरोप में उन्होंने गवर्नमेंट को, स्पेशली इन द इंग्लैंड, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि जो इंडिगो का इंपोर्ट होता है, मतलब आयात होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ कंट्री में बाहर से लेके आना, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि इस तरह से इंडिगो का ज़्यादा सेल हो रही थी और उनका वुड की जो सप्लाई थी वो कम हो रही थी, तो वुड उनका कम बिक रहा था, तो इसलिए उनको लॉस हो रहा था. द इंडिगो कंपटीशन. क्लॉथ डाइज प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई. बट क्या था कि जो कपड़ा रंगने वाले थे वो तो इंडिगो को ही ज़्यादा पसंद करते थे. बेशक जो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स रहते थे, व्यापारी थे, उनको लग रहा था कि वुड का इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी सेल होनी चाहिए, लेकिन जो कपड़ा डाई करने वाले थे उनके लिए इंडिगो ही बढ़िया था, क्योंकि इसका बहुत अच्छा कलर होता था. एंड वुड जो था उसका शेड जो थी वो पेल और डल होती थी, मतलब वाइट नहीं होती थी. तो इस तरह से इंडिगो के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसको उठा लिया गया, और उसके कारण फिर से यूरोप में इंडिगो की डिमांड बढ़ गई.
कल्टीवेशन इन अदर कंट्रीज़, तो बहुत सारे और कंट्रीज़ जो थे उन्होंने भी इंडिगो प्रोड्यूस करना शुरू किया, क्योंकि वो इसे एक लुक्रेटिव बिजनेस की तरह देखते थे, मतलब कि एक प्रॉफिट वाला, मुनाफे वाला, लाभ वाला बिजनेस था उनके लिए। तो फ्रांस में और कैरिबियन आइलैंड में, पुर्तगीज़ में और इंग्लिश में, जमाइका में एंड स्पेनिश, उसमें स्पेन कंट्री का वेनेजुएला एरिया में भी इसकी खेती की जाने लगी। और बहुत सारे पार्ट्स जो नॉर्थ अमेरिका थे वहाँ भी इसकी खेती होती थी।